आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव ने और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप ये बात मान लीजिए कि हमने यूपी पुलिस टारगेट बेस पर टारगेट बना दिया है, एकदम बिल्कुल सीधा टारगेट वर्दी पर, लेकिन देना है आपका संग। अगर हमारा अगर 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 आपने हमारा संग दिया तो मान लो, ये मान लो मेहनत हमारी वर्दी तुम्हारी। लेकिन मेहनत ऐसे नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, महान व्यक्ति पता नहीं कौन था, कोई भी मान लेना, उसने कहा था महानता हजार चीज़ों को करने में नहीं है, महानता हजार चीज़ों को करने में नहीं है, बल्कि एक चीज़ को हजार बार करने में है। क्या है? एक चीज़ को हजार बार करने में है। इसका मतलब समझ लो मित्रों कि अभ्यास दबा कर करो, इतना अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। जो जितना अभ्यास करेगा, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, वो समझ लीजिए उतना ही निखर के आएगा, उतना ही वर्दी के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन करना होगा आपको अभ्यास। और एक बात ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि दुनिया में 4 लोग होते हैं, वो सबसे कमीने होते हैं। कि 4 लोगों ने कुछ कहा, उन 4 लोगों को जिसने इग्नोर करना सीख लिया, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। दोस्त तुम्हारा आकर कहेगा अरे तू तैयारी कर रहा है, तेरा पड़ोसी कह रहा था, वो तो तैयारी कर ही नहीं पाएगा। आप इसमें आ गए क्रोध में, आपने कहा आज ही पड़ोसी को बता जाऊँ, और आपने निकाला डंडा और दे दी सुताई। क्या कर दी आपने? उसकी सुताई कर दी। और सुताई करने के बाद आ गई पुलिस, आप गए थाने में, आपके नाम में हो गई रिपोर्ट। आप कर रहे थे वर्दी की तैयारी, वर्दी तो मिलेगी लेकिन खाकी नहीं, सफ़ेद वाली। तो ध्यान रखना, दुनिया में, जीवन में इग्नोर करना सीखो। क्या करना सीखो? इग्नोर करना सीखो। अगर कोई कहता है आपसे कि वह आप तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, तो उससे कहो चलो मेरे बारे में बातें तो होती हैं। अरे चाहे लोग बुराई करें या अच्छाई, लेकिन लोग मुझको याद करते हैं। ये क्या कम बड़ी बात है, कोई आपको याद कर रहा है। सोचो आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, बिल्कुल बात नहीं करता। और अगर अच्छी बातें हैं तो ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो। अगर खराब बातें हैं तो इग्नोर कर दो। क्या कर दो? इग्नोर कर दो। मैं एक लाइन है यहाँ पर, दुनिया की रीत सदा ऐसी है, दुनिया की रीत ऐसी है कि हर सुबह की शाम हुई, हर सुबह की शाम हुई। दुनिया की रीत ऐसी है कि हर सुबह की शाम हुई। तू कौन, तू क्या, तू कौन है, तू क्या है। अरे यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई, अरे यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, कहने दो, कहने दो। आप तो क्या बन जाओ? घोड़ा बनो, साइड में लगाकर दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। कब तक दौड़ना है? जब तक वर्दी ना मिल जाए। वैसे भी मैंने शायद कल बताया था आपको, लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं मीठे हैं क्या, और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। आप अपनी धुन में रहो। एक बात मान लो, गांठ मार लिया करो मेरी बातों को। क्या कर लिया करो? जब मैं कोई बात बताया करूं तो उसको गांठ मार लिया करो, आपस में बतियाया मत करो। समझ में आया? आपस में बतियाया मत करो, बल्कि मेरी बातों को गांठ मारा करो। क्या मारा करो? गांठ मारा करो। मैं, कोई मुझसे बात करे या ना करे, इस राह पर सवार हो गया हूं मैं। कोई मुझसे बात करे या ना करे, इस राह पर सवार हो गया हूं मैं। लोग
लोग समझते हैं कि मैं घमंडी हो गया हूँ, लोग समझते हैं कि मैं घमंडी हो गया हूँ, और मुझको लगता है कि मैं समझदार हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? इसलिए आपका पड़ोसी इसलिए आपसे बात ना करे कि आप तैयारी कर रहे हैं कहीं सिलेक्शन ना हो जाए, तो कह देना पड़ोसी से जिस दिन सिलेक्शन होगा, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन तेरे घर के आगे इतने बड़े बड़े साउंड लगवाऊंगा, तू आवाज़ की खुशी से ही मर जाएगा। ये बात ध्यान रखना। हम लोग भूगोल के सत्र में उपस्थित थे। किसमें थे? कल हमने भूगोल कराया, भूगोल मतलब जियोग्राफी। अब जियोग्राफी मैंने कराया, ये मेरा चौथा लेक्चर है। अगर आप सीधे चौथे लेक्चर में आ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भूगोल है, आपको गोल कर देगा। मैंने बताया था कि अगर आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आप मान लो ये हैं जो खुश हैं, एकदम हैप्पी। जियोग्राफी चलेगी वैसे ही खुशी तो खत्म, ऊपर से बाल खड़े होने लगेंगे आपके। मेरी कला इतनी अच्छी है, आप मान लो अगर इसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दो तो इतने लाइक मिलेंगे, इतने कमेंट आएंगे कि पूछो मत। ऐसी कला देखी नहीं होगी, इतनी सुंदर कला। कितनी मुस्कुराती हुई, कितनी मुस्कुराती हुई ये लड़की है, बहुत दिनों बाद आई है। इसी को बताने के लिए हमने ये कहा था कि बाल खड़े पड़ जाएंगे अगर किसी का चौथा लेक्चर लिया, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा और चौथा, ऐसे करके सीरीज में चलना। तो हमने आपको बताया था, हमने बताया था कि कल हमने आपसे कहा था भू संचलन के बारे में। किसके बारे में कहा था? मैं आपको एक बात और बता दूं, आप वीडियो देखो ना देखो, कुछ करो ना करो, लेकिन जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आप एकदम फोकस होके सुना करो। जीवन में आप मान लो कुछ मत पढ़ना, फिर भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि मेरी वाणी में बड़ा दम है, बहुत दम है। आप कहोगे आपने अभी सुकरात की बात बताई थी, कहा था कि सुकरात ने कहा था, सुकरात ने कहा था वही ज्ञानी है मेरी नज़र में जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। अरे बात मानता हूँ, लेकिन आपको फिर भी मेरी बात सुननी पड़ेगी, चाहे आप मुझको अज्ञानी ही मान लो। क्यों? अगर आप नहीं सुनते मेरी बात, अगर आप नहीं सुनते मेरी बात तो आपके भेजे में कुछ नहीं गुछेगा। आप यहाँ आए थे गधे बनकर, हम चाहते हैं आपको घोड़ा बनाएं, लेकिन आप गधे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने सुना ही नहीं, घोड़े बने ही नहीं। फोकस एकदम ऐसे मेरे चेहरे की तरफ एकदम फोकस होना चाहिए, तभी आप कुछ सीख सकते हो। अब देखो पर्वत निर्माणकारी संचलन, तो मैंने आपको कल बताया, मैंने भू संचलन कराया। मैंने बताया कि बल की उत्पत्ति के आधार पर, बल की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संचलन होते हैं। एक होता है अंतर्जात बल, एक होता है बहिर्जात बल। मैंने आपको अंतर्जात बल के प्रकार कराए, और अंतर्जात बल के प्रकार कराते समय मैंने आपको विवर्तनिक संचलन कराया और एक कराया पर्वत निर्माणकारी। विवर्तनिक संचलन में महादेशजनक संचलन था और पर्वत निर्माणकारी था। मैं आपको महादेशजनक संचलन करा चुका हूँ, अब बारी है पर्वत निर्माणकारी संचलन की। किसकी बारी है? पर्वत निर्माणकारी संचलन की बारी है। मैंने आपको बताया था पर्वत निर्माणकारी संचलन में दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक होता है संपीड़न बल। कौन सा होता है? संपीड़न बल। और एक होता है तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल। आप सोचिए संपीड़न क्या होता है। आप ये मान लो कि दो बसें बहुत तेजी से आ रही थीं, बहुत तेजी से आ रही थी, और वो आपस में टकरा जाएं और क्या होगा? टकराने के बाद ऐसे हो जाएंगी कि हर हर राधे राधे राधे। ये नहीं, ऐसे हो जाएंगी, मतलब क्या होगा? वो आपस में ऐसे आएगा एक बल और एक बल ऐसे आएगा, ऐसे करके टकराएंगे बल, तो उसे क्या बोलेंगे? संपीड़न। जब संपीड़न होता है तो क्या होता है? बलन पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? टकराने पर ऐसे करके हो जाते हैं, उठे हुए भाग
और दबे हुए भाग क्या पड़ जाते हैं? यहाँ वलन की प्रक्रिया, वलन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? वलन की प्रक्रिया होती है। वलन क्या होते हैं? अगर वलन को हम समझें तो वलन होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। क्या होते हैं? वलन होते हैं। एक को अपनति कहते हैं, एक को अविनति कहते हैं। उठा हुआ भाग अविनति और नीचा भाग अपनति कहलाता है। क्या कहलाता है? अपनति कहलाता। उठा हुआ भाग अविनति कहलाता है और गिरा हुआ भाग अविनति कहलाता है। जो वलन की प्रक्रिया है, वलन 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 की जो प्रक्रिया है, इससे मूढ़दार पर्वतों की उत्पत्ति किसकी होती है? मूढ़दार पर्वतों की, मूढ़दार पर्वतों की उत्पत्ति, मूढ़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। किससे? अपनति से मूढ़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अगर हम एक बात समझ लें कि मूढ़दार पर्वत विश्व में मुख्य मुख्य कौन से हैं, तो देखो मूढ़दार पर्वतों में पहला पर्वत है हमारा हिमालय। कौन सा है? हिमालय है। सर, हिंदुस्तान का सर है हिमालय। क्या है? हिंदुस्तान का सर है हिमालय। हिंदुस्तान की शान आन बान है हिमालय। हिमालय के बाद अगर हम जाएं तो हिमालय के बाद एंडीज पर्वत है। एंडीज, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहाँ पर है मित्रों? अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। एंडीज पर्वत यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दो, लाइक कर दो। आप ये मान लो कि आपने अगर लाइक किया तो आपको ऐसे वीडियो भर भर के मिलेंगे, आपके ज्ञान में ऐसी वृद्धि करेंगे जैसे चंद्रयान 3 पर हमने रॉकेट भेजा जितनी स्पीड में, उसी स्पीड से आपके दिमाग ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। अग्निपथ एकेडमी जितने लाइक शेयर करते रहोगे, अग्निपथ एकेडमी उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। तो आप समझिए एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। अब आप दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, मैंने अभी मैप शुरू कराने वाला हूं तब आपको पता चलेगा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप कहाँ है। अगर आपको नहीं पता है तो ऑफ लाइन वाले देख सकते हैं, नीचे वाला, उधर से नीचे वाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है। अब अगला है रॉकी पर्वत। क्या है? रॉकी भाई, रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत भी मूढ़दार पर्वत है। कैसा है? मूढ़दार पर्वत है। यह उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ऐसा ही एक पर्वत है एटलस, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, एटलस, एटलस पर्वत भी एक मूढ़दार पर्वत है और यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ऐसा ही एक पर्वत आल्पस पर्वत है। क्या है? आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत है। यह आपका यूरोप में है। कहाँ पर है? यह यूरोप में है। ऐसा ही एक पर्वत यूराल पर्वत है। क्या है? यूराल पर्वत, यूराल, यूराल पर्वत रूस में है। कहाँ पर है? रूस में है। और इस पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, यह पर्वत यूरोप और एशिया के बीच सीमा का निर्माण करता है। मतलब इससे ही क्या होता है? यूरोप अलग रह जाता है और इधर एशिया हो जाता है। मतलब पूर्व में एशिया होता है और पश्चिम में यूरोप होता है। तो हमने बताया हिमालय, एंडीज, रॉकीज, एटलस और आल्पस और यूराल, ये क्या है? आपके मूढ़दार पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं? आपके मूढ़दार पर्वत हैं। इतने पर्वत आपने अगर कर लिए हो, अब हम देखेंगे तनाव मूलक बल को। क्या देखेंगे? तनाव मूलक बल को देखेंगे। आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो पॉज कर दो, इसको करना है ऐसे। अब देखेंगे हम तनाव मूलक बल। देखिए तनाव जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। एक बात ध्यान रखो, जीवन में तनाव कभी नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बताया, अगर आपने कोई व्यक्ति देखा जो खुश है, क्या है? जो खुश है, इसका मतलब क्या उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है? नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमेशा खुश दिख रहा है, चेहरे से मुस्कुरा रहा है, उसके जीवन में अच्छा ही हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप ये समझिए,
खुशी या हैप्पीनेस अपने आप नहीं आती, वो लानी पड़ती है, लानी पड़ती है। वहीं पर क्रोध, गुस्सा, नफरत ये अपने आप आते हैं। नेगेटिविटी किसी के प्रति लाना अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। ये लड़की बहुत दुष्ट है, ये लड़का बहुत दुष्ट है, ये पढ़ते नहीं है, बातें नेगेटिव। लेकिन इनके प्रति पॉजिटिव लाना, इनमें अच्छाइयाँ ढूंढना लानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? किसी के प्रति पॉजिटिविटी लानी पड़ती है और नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। इसी प्रकार क्योंकि तनाव भी एक नेगेटिविटी है, इसको अपने जीवन में मत लाना, केवल भूगोल में सीखना, भूगोल में ही याद रखना, आगे मत बढ़ना। अगर तनाव आया तो तनाव कैसे आएगा? एक की राह इधर होगी और एक की राह इधर होगी, मतलब अपने अपने रास्ते बदल जाएंगे। क्या होंगे? अपने अपने रास्ते बदल जाएंगे। ऐसे करके जब तनाव होता है तो पहले चटकन आती है, चटकन, पहले चटकन आती है, थोड़ी सी चटकन, थोड़ा सा तनाव है। समझ में आ गया? जैसे रात को तनाव हुआ, सुबह तक सही, चटकन आई मरम्मत। लेकिन एक होता है चटकन के बाद और तनाव बढ़ जाए तो दरार कहते हैं। अब वो क्या करते हैं? अलग अलग सोते हैं, एक इस कमरे में, एक उस कमरे में सोते हैं। अब वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं। क्या करते हैं? शक्ल नहीं देखना चाहते, जब भी देखते हैं तो थू कर देते हैं, कितनी बुरी शक्ल है। तो इसे दरार कहते हैं। या फिर और भी दरार बन जाए तो वो अपने मायके चली जाती है। ये मैं तुम्हें जीवन की हकीकत बता रहा हूँ। कोर्ट कचहरी के केस काटे जाते हैं, लेकिन आप समझो, उनकी प्रॉब्लमों को समझो तो लगेगा इतनी छोटी प्रॉब्लम के लिए कोर्ट जाने की जरूरत कर, आपस में सुलह करा लेते। आप मानिए जितने रिश्तों में तनाव आता है, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 90% रिश्ते केवल बिना कारण के टूटते हैं, बिना कारण के। छोटी छोटी बातों पे टूट जाते हैं। कुछ मजाक में कह दिया, वही बात बढ़ती गई, फिर पता नहीं क्या क्या कहा लोगों ने, उससे टूट गए। जज ध्यान रखता है कि ये दोनों पिछले 3 साल से 4 साल से शादीशुदा हैं, संग रह रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो इन्हें तारीख पे तारीख देते हैं। सन्नी देओल वाला मत समझना कि तारीख पे तारीख, समझ में आ गया? वो वाला नहीं है। जज समझदार होता है, तारीख देता है और हर बार कहता है कि दोनों आओ। एक दूसरे को वो देखते हैं, पिछले 3 साल की यादें ताज़ा होती हैं। जज कहता है एक बार दोनों को मिलकर चाय पिलाओ, कुछ बिस्किट खिलाओ। बातें करते हैं, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग में जज से कहते हैं हमें तो अपने घर जानो है, हमारे पति जैसो है, अच्छो है, बुरो है, हमाओ पति है। कैसो है? हमाओ पति है। और वो क्या होता है? रिश्ता, दरार तो आई थी लेकिन वो क्या होता है? मिलने पर जुड़ जाता है। ऐसे 90% केस हैं। जज कोशिश करता है कि दोनों मिल जाएं, रिश्ता ना टूटे, क्यों तलाक हो। लेकिन जब नहीं मनता तो क्या आ जाता है? भ्रंशन आ जाता है। अब मान लो ये भ्रंशन का मतलब है ये अलग वो अलग, बीच में गड्ढा। क्या है? बीच में गड्ढा। अब ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, मतलब हमेशा के लिए अलग हो गए। क्या हो गए? जीवन को, प्रकृति को भी जीवन से समझो तो तनाव मूलक बल में पहले चटकन आती है, फिर दरार आती है, फिर भ्रंशन आता है। क्या आता है? भ्रंशन आता है। क्या आता है? भ्रंशन आता है। अगर हम इसके चित्र को देखें तो चटकन हम ऐसे मान सकते हैं कि हल्की हल्की सी चटकन आ गई। अब हम दरार देखें तो दरार को ऐसे मान सकते हैं, अगर हम दरार अभी अलग नहीं हुए, हल्की सी कहीं दरार सी आ गई है, कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम उसके बाद अगर इसको देखें कि भ्रंशन क्या होता है, तो भ्रंशन का मतलब बिल्कुल अलग हो गए। चटकन आई हल्की सी, दरार और बड़ी, और फिर हो गया भ्रंशन। ये क्या हो गया? भ्रंशन। तनाव मूलक बल से ब्लॉक पर्वत क्या बनते हैं? ब्लॉक पर्वत बनते हैं। एक तो तनाव मूलक बल से ब्लॉक पर्वत बनते हैं और साथ ही भ्रंश घाटियां बनती हैं। क्या बनती है? भ्रंश घाटियां बनती हैं, घाटी बनती है। और आपको एक बता दूं, होस्ट पर्वत भी बनते हैं। क्या बनते हैं? होस्ट पर्वत बनते हैं। होस्ट पर्वत बनते हैं।
ये तो मैं केवल आपको समझा दे रहा हूँ, अभी इनकी डिटेल भी लिखा दूंगा, चिंता ना करना। बिल्कुल भी यहाँ पढ़ने आए हो तो किसी बात की चिंता मत करो, सब कुछ छोड़ दो हमारे ऊपर, हम जैसा कह रहे हैं वैसा बस पढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? पढ़ते जाओ। अगर आपने ये लिख लिया हो तो आप होस्ट पर्वत होस्ट, अगर आपने ये लिख लिया हो तो अब आप लिखें वलन के प्रकार। क्या लिखेंगे आप? वलन के प्रकार लिखेंगे। वलन के प्रकार, वलन के प्रकार लिखेंगे। जब दो लोग मिलते हैं तो बहुत सारे वलन पढ़ते हैं और तरह तरह के वलन पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तरह तरह के वलन पढ़ते हैं। एक होता है सममित वलन। क्या होता है? सममित वलन। ये क्या है? सममित वलन है। सममित लिख लेना, सममित, सममित वलन। सममित वलन होता है, क्या होता है? अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखो सिमेट्रिकल। क्या होता है? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फॉल्ट। वलन को क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। इसमें इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है दोनों भुजाएं, वलन की दोनों भुजाएं, वलन की दोनों भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब इधर की भुजा और इधर की भुजा बिल्कुल समान। कैसी होती है? बिल्कुल समान होती है, इसे सममित वलन कहते हैं। अब मानिए अगर हम इससे आगे बढ़ें तो ये देखिए असममित वलन। कैसा है ये? असममित वलन है। असममित वलन, असममित वलन मतलब इसमें ए लगा देना, ए सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो क्या होगा? वलन की दोनों भुजाएं असमान होती हैं, मतलब इधर की भुजा और इधर की भुजा असमान, दोनों की क्या होंगी? असमान होंगी। तो लिख लेना वलन की दोनों भुजाएं असमान होती हैं। दोनों भुजाएं असमान होती हैं। कैसी होती हैं? असमान होती हैं दोनों भुजाएं। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो अगला देखें, अगला 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 देखें, एक द्विगुणित वलन। क्या कहते हैं? एक द्विगुणित वलन। एक द्विगुणित वलन, एक द्विगुणित वलन। अगला कौन सा है? एक द्विगुणित वलन। इसमें क्या होता है? वलन की एक भुजा क्षैतिज तल पर लंबवत होती है। क्या होती है? वलन की एक भुजा, देखो ये वाली भुजा लंबवत है। कैसी है ये? लंबवत। वलन की एक भुजा क्षैतिज तल पर लंबवत। देखिए पहले थोड़ा सा सिकुड़ी, फिर और बिल्कुल सीधी हो गई। कैसी हो गई? सीधी हो गई। अब देखें समोन्नत वलन। क्या देखें? समोन्नत वलन। ये क्या है? समोन्नत वलन। समोन्नत वलन, समोन्नत वलन। इसमें लिख लें कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं। दोनों भुजाएं
एक दूसरे के समानांतर लेकिन क्षैतिज नहीं, लेकिन क्या है, और नीचे हो गया, टेढ़ा हो गया, क्षैतिज नहीं। तीसरा क्या होता है, इसे बोलते हैं परिवलित वलन। क्या कहते हैं, परिवलित वलन। अब ये क्या होंगी, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज। क्या होंगी, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज। इतना आपने लिख लिया होगा। अगर इतना लिख लिया आपने, जैसे आप चाहें तो इसको सुंदर बनाने के लिए अलग पेन से ऐसे कर सकते हैं, इससे सुंदर लग सकता है। वैसे तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे बनाना है या नहीं बनाना है, आपकी इच्छा है। आपको अपनी वर्दी का सपना पूरा करना है तो बनाना है, और नहीं पूरा करना है तो नहीं बनाना है। देखिए, अब हमने प्रतिवलित वलन तक पढ़ लिया, प्रतिवलित वलन। अब प्रतिवलित वलन ये है, ये क्या है, इस पर क्या होगा, संपीड़न बल लगेगा। क्या लगेगा, संपीड़न बल लगेगा। तो क्या होगा, अगर मान लो ये हिस्सा है, तो एक हिस्सा इसमें से ये है, तो ये तो सेम यहीं पर रुका हुआ है, और क्या हुआ, संपीड़न बल लगने से एक हिस्सा ये टूटकर इधर आ गया। कहाँ पर आ गया, इधर आ गया। क्या आ गया। अब मुझे एक बात बता दो, जब यहाँ से टूटकर इधर आएगा तो बिल्कुल साफ आएगा या थोड़ा बहुत इसमें चिपका रह जाएगा। अरे खाना बनाते हो, कढ़ाई में चिपका रह जाता है, तो इसको ऐसे करके चाटते हो। ये पर्वत है, चाट नहीं सकते, ये पर्वत है, चाट नहीं सकते। इसलिए अब इनके कुछ ना कुछ नाम होंगे, कुछ ना कुछ नाम होंगे। इसको कहेंगे भ्रंश तल। क्या कहेंगे, भ्रंश तल। इसे जो बचा हुआ है, जिससे आप चाटने वाले थे, इसे कहेंगे व्युत्क्रम। क्या कहेंगे, व्युत्क्रम। क्या कहेंगे, व्युत्क्रम। जो बच गया, व्युत्क्रम। अगर आप रिवर्स फॉल्ट प्लेन, क्या बोलते हैं, रिवर्स फॉल्ट प्लेन, और जो टूटकर इधर आ गया, जो टूटकर इधर आ गया, इसे कहेंगे ग्रीवा खंड। क्या कहेंगे, ग्रीवा खंड। इसे क्या कहेंगे, ग्रीवा खंड कहेंगे। नेपी कहते हैं, NAPPE। क्या कहते हैं, सॉरी डबल पी नहीं, NAPPE, नेपी कहते हैं। आपको जो याद करना है, नेपी याद करना है, ग्रीवा खंड याद करना, जो भी याद करना है कर लो। हद तो तब हो जाती है जब इससे आगे बढ़ते हैं, हद तो तब हो जाती है जब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ऊपर वाला खंड था, इसमें जो ऊपर वाला खंड है, ये ऊपर वाला जो खंड है, जो क्या हो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब इस पर अभी भी संपीड़न बल लग रहा था। क्या लग रहा था, इतना बल लगा बेचारे पर, वो घूमकर ऐसे करके नीचे आ गया। कैसे आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। क्या हुआ, वो नीचे आ गया, घूमकर नीचे आ गया। इसे बोला प्रतिवलित वलन। क्या बोला, प्रतिवलित। क्या बोला इसे हमने, प्रतिवलित वलन। हमने इसको प्रतिवलित वलन कह दिया। क्या कह दिया, प्रतिवलित वलन कह दिया। ओवरटर्न्ड फॉल्ट, ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न्ड क्या हो गया, OVER, ओवर TURNED, टर्न्ड फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट, ओवरटर्न्ड फॉल्ट कह दिया। तो आप समझ लो, हमने 5 उधर बनाए थे, छठवां ये बन गया प्रतिवलित वलन। ये वलन नहीं है, बीच की क्रिया है जो चल रही थी। यहाँ पर क्या बन गया, छठवां बन गया प्रति। तो क्या हम कह सकते हैं कि वलन के 6 प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं।
इस बात को मान लो, अगर आपने दिमाग का यूज पहले नहीं किया है तो ये पढ़ते समय सिर तो घूमेगा, कोई बात नहीं, घूमने दो इसको, घूमने दो, देखो कहाँ तक जाएगा। जो कह दो तू घूम, फिर नहीं घूमेगा। अगर तुमने लिया प्रेशर तो घूमेगा, प्रेशर लो ही नहीं। जीवन में कुछ भी लेना, जीवन में कुछ भी लेना, प्रेशर मत लेना, चाहे वो सुबह का हो चाहे पढ़ाई का, प्रेशर हमेशा खतरनाक होता है। प्रेशर ना लेना, समझ में आ गया? हमेशा प्रेशर मुक्त रहो, ये पढ़ो, अब पढ़ो तो समझ में आए तो अच्छा, ना आए तो और भी अच्छा, लेकिन सुनो बस अवश्य, घोड़े बने रहो। जरूरी थोड़ी मंजिल पहुंचोगे, देर में पहुंचोगे, टेंशन ना लो। इस बात का ध्यान रखना, मैं कहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो कहीं जीवन खराब ना कर लेना। पढ़ो लेकिन उतना पढ़ो जितना दिमाग, डेली 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट बढ़ाओ, धीमे धीमे देखना, 1 महीने बाद आप पढ़ने वाले बन जाओगे। पढ़ने, लेकिन मेहनत करो धीमे धीमे, समझ में आया? लेकिन करते रहो मेहनत, इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन मुझे इतना पता है, ये आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन ये वाले जो हिस्से हैं ये आप याद नहीं कर पाओगे। जब रिवीजन करोगे तो चित्रों को देखोगे, चित्रों को देखकर भाषा भूल जाओगे। तो लिख लो नीचे, लिख लो, ऐसे करके पॉइंट बनाकर लिख लो नीचे, लिख लो, लिखो। जब परिवलित वलन में, जब परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न बल के कारण, अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा, वलन की एक भुजा टूटकर दूर विस्थापित हो जाती है, टूटकर दूर विस्थापित हो जाती है, तब उस विस्थापित भुजा को, तब उस विस्थापित भुजा को ग्रीवाखंड, ग्रीवाखंड या नेपी कहते हैं, ग्रीवाखंड या नेपी कहते हैं। और जिस तल पर, और जिस तल पर, जिस तल पर भुजा, जिस तल पर भुजा का विस्थापन होता है उसे व्युत्क्रम भ्रंश क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। अगर आप ग्रीवाखंड का कोई उदाहरण देखें तो कश्मीर घाटी लिख लेना, उदाहरण में कश्मीर घाटी, क्या लिख लेना? कश्मीर घाटी है। इसके अलावा ग्रीवाखंड के उदाहरण आल्प्स पर्वत पर भरे पड़े हैं, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। भारत में ग्रीवाखंड है। अगर वही हम परिवर्तित वलन की कहें तो आप लिख लो, लिख लो, वही जब परिवलित वलन, वही जब परिवलित वलन में वलन के नीचे की भुजा, के नीचे की भुजा टूटने के बाद ऊपर की ओर विस्थापित हो जाए, ऊपर की ओर विस्थापित हो जाए तो उसे प्रतिवलित वलन कहते हैं। मतलब हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्या? नीचे वाली भुजा ऊपर विस्थापित हो जाती है, क्या हो जाती है? नीचे वाली भुजा ऊपर विस्थापित हो जाती है। तो आपको अब वलन के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम देखें तनाव मूलक बल, तो मैंने बताया तनाव मूलक बल से चटकन, दरार और भ्रंश बनते हैं। क्या बनते हैं? भ्रंश बनते हैं। मान लीजिए एक ये पर्वत है, अगर इसमें तनाव मूलक बल हो रहा है तो इसके 3 भाग होंगे डिवाइड। कितने हो जाएंगे? 3 भागों बन जाएंगे ABC में। अगर मान लो कि तनाव मूलक बल के बनने से जो बीच का हिस्सा है वो धंस जाता है और आसपास के हिस्से उड़ जाते हैं, तो उठे हुए हिस्सों को ब्लॉक पर्वत कहेंगे और अंदर धसे हुए हिस्से को भ्रंश घाटी क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी कहेंगे। वहीं अगर इसके उल्टी विपरीत क्रिया होती है कि बीच का भाग उठ जाता है तो क्या होगा? उठे हुए भाग को होस्ट पर्वत कहेंगे और जो नीचे भाग हैं उन्हें भ्रंश घाटी कहेंगे। और इसके सहारे ये भ्रंश स्तर है, यहाँ पर भ्रंश स्तर ये है, इसमें भ्रंश स्तर ये है। अगर हम कहें कि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण क्या क्या हैं तो आप ब्लॉक पर्वत के उदाहरण भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले जो ये क्रिया है जो इतनी समझाई है हमने, इसको आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। मैं एक बार बोल देता हूँ। तनाव मूलक बल के द्वारा, तनाव मूलक बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया से जब भ्रंश तल के सहारे स्थलखंड के किसी भाग का ऊपर या नीचे की ओर विस्थापन होता है, तब ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं तथा नीचे धसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। जब किसी ब्लॉक पर्वत के दोनों ओर भ्रंश घाटी हो, जब किसी
ब्लॉक पर्वत के दोनों ओर भ्रंश घाटी हो, तब ऐसी स्थिति में ब्लॉक पर्वत को होस्ट पर्वत कहते हैं और भ्रंश घाटी को ग्रेवन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेवन कहते हैं। यदि आप लोग ब्लॉक पर्वत के उदाहरण लिखना चाहते हैं तो लिख लो। पहला है सियरा नवादा। क्या है? सियरा नवादा। यह यूएसए में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है। दूसरा है वॉसेज पर्वत, यह आपका फ्रांस में है। तीसरा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में है। चौथा है साल्ट रेंज। क्या है? साल्ट रेंज। ये हमारे बच्चे, नालायक बच्चा, कौन है हमारा नालायक बच्चा? पाकिस्तान। तो साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। इसके अलावा भारत के 2 पर्वत हैं जो जिन्हें ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, वो हैं विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। क्या है? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। इसी प्रकार यदि आप भ्रंश घाटी के उदाहरण लिखना चाहते हैं तो लिख लो। एक तो नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी और दामोदर घाटी। ये तीनों घाटियाँ क्या हैं? भ्रंश घाटियाँ हैं। क्या है? ये भ्रंश घाटियाँ हैं। इसके अलावा स्पेंसर घाटी जो ऑस्ट्रेलिया में है। अगर हम देखें विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है तो कहेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली। क्या कहेंगे? ग्रेट रिफ्ट वैली। अरे क्यों टकर रही जी? ग्रेट रिफ्ट वैली। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। अगर हम होस्ट पर्वत की बात करें तो सिनाई प्रायद्वीप जो अफ्रीका में है वो क्या है? होस्ट पर्वत का उदाहरण है। इस प्रकार हमने तनाव मूलक बल को देखा, उनके ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी और होस्ट पर्वत, और इसके अलावा ग्रेवन को देखा और इनके उदाहरणों को भी हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़े। देखिए, अब हमने भू संचलन में क्या किया? बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर 2 बल बताए। एक वह बल जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, एक वह जो बाह्य कारकों से होता है। तो हमने पृथ्वी के जो अंदर से निकला उसे बोला अंतर्जात बल। हमने अंतर्जात बल का संपूर्ण अध्ययन, कैसा अध्ययन? संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब हम किसका करेंगे? अंतर्जात बल का अध्ययन। किसका करेंगे? अंतर्जात बल का अब हम बहिर्जात बल का अध्ययन करेंगे जो बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला बल है। तो बहिर्जात बल में 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो वायुमंडल संबंधित होता है, एक क्या होता है? अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होता है। तो अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होता है। तो अंतर्जात बल से क्या होते हैं? पृथ्वी पर या स्थल पर असमानताएं बनती हैं। पहाड़ बन गए, पर्वत बन गए, मैदान बन गए। जैसे कि असमानता बन रही है, उन असमानताओं को समाप्त करता है और क्या करता है? प्लेन बनाता है पृथ्वी को। कैसे बनाता है? ये प्लेन बनाता है, क्योंकि एक चाहिए हमें प्लेन बनाने वाला। भाई एक बात मुझे बताओ, अवतार की जरूरत कब पड़ती है? भगवान राम ने अवतार लिया क्यों? क्योंकि रावण का जन्म हुआ। अगर असुर नहीं है तो हमें देवता भी नहीं चाहिए। हमें बुराई नहीं है तो अच्छाई का कोई मतलब नहीं। दिन नहीं है तो रात का कोई मतलब नहीं। सब चीज के विपरीत है तभी मतलब होता है। अगर अंतर्जात बल विषमताएं बढ़ा रहा है, पर्वत पहाड़ बना रहा है, तो एक बल उसके विपरीत काम कर रहा है जो क्या कर रहा है? विषमताओं को समाप्त कर रहा है। इसलिए इसका नाम रख दिया समतल स्थापक। समतल करने वाला। कैसा करने वाला? सब कुछ साफ करने वाला। आपने देखा होगा जब आप 18 गोटी खेलते थे, 18 गोटी नहीं जानते होगे, ये हमारे दौर की बात है। आप लोग लूडो खेलते थे। लूडो आप जानते हैं? आप जानते होगे, आप हमारे स्तर के हैं, जिन लोगों के दिमाग की बात नहीं है। 18 गोटी दिमाग लगता है थोड़ा खेलने में। आपने लूडो देखा होगा, लूडो देखा होगा तो उसमें क्या होगा? जीतने वाले लोग अलग होते हैं। एक उसमें ऐसा होता है जो हार रहा होता है तो समतल कर देता है, बिल्कुल कर देता है, जो कोई नहीं जीता। वही है ये, क्या करता है? समतल करता रहता है। कैसा करता है? समतल कर देता है, एकदम समतल, एकदम सीधा बिल्कुल। दूसरा क्या है? वायुमंडल से संबंधित। कैसा है? अगर वायुमंडल से संबंधित है उसे अनाच्छादन। क्या कहते हैं? उसे अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन 3 प्रकार से होता है। एक है अपक्षयन, अपरदन और बृहच्छरण। अपक्षयन, अपरदन और बृहच्छरण। जो अपक्षयन है उसके कारक क्या है? उसके कारक है वायु। पहला वायु, प्रवाही जल। दूसरा क्या है? प्रवाही जल। तीसरा है हिमनद और चौथा है सागरित। तो अब हम पढ़ेंगे अनाच्छादन क्या होता है। इसको पढ़ेंगे इसी के साथ।
देखिए हमने देखा अनाच्छादन, ड्यूरेशन क्या कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं। अनाच्छादन क्या है? अनाच्छादन है बहिर्जात भू संचलन संबंधित, बहिर्जात भू संचलन संबंधित ऐसा संयुक्त उपक्रम है जिसमें, जिसके अंतर्गत अपक्षयन, अपर्दन एवं वृद्धक्षरण की क्रिया होती है। क्या होती है? अपक्षयन, अपर्दन एवं वृद्धक्षरण की तीनों की क्रियाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। अगर हम अपक्षयन की बात करें तो इसे वेदरिंग कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है? मौसम में परिवर्तन के कारण, जब मौसम में परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो चट्टानी संरचना होती है उसमें रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? चट्टानी संरचना में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? चट्टानी संरचना में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन होते हैं, जिससे चट्टानी संरचना का जो संगठन है वो बिखर जाता है। क्या होता है? चट्टानी संरचना का संगठन बिखर जाता है और वह विघटित या वियोजित होने लगती है। क्या होने लगती है? टूटने लगती है, मतलब टूटने लगती है। अब असंगठित संतान जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई उन्हें कहेंगे अवसाद। क्या कहेंगे? और यही अवसाद अंत में जाकर मिट्टी का निर्माण, किसका निर्माण करेगा? मिट्टी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? मिट्टी का निर्माण करेगा। अगर हम अवसादों की बात करें, अवसादों की, तो अवसाद कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें गोलाश्म, फिर बजरी, फिर रेत, सिल्ट, चीका और पंख। इसमें से जो आपकी रेत, सिल्ट और चीका है इसे मिलाकर मिट्टी कहते हैं। अब हम देखेंगे अपर्दन। क्या देखेंगे? अपर्दन। देखिए अब क्या है अपर्दन? अपर्दन में क्या देखेंगे? अपर्दन क्या है? अवसाद, अवसाद को दूसरी जगह पर ले जाते हैं। अपर्दन एक तरह से मान लो ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अवसाद अपर्दन के कारक, अपर्दन के कारक क्या होते हैं? वायु है, बहता जल है, हिमनद है। क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब जो है अपर्दन के कारक हैं। तो इनके माध्यम से क्या होगा? स्थानांतरण होगा। जब स्थानांतरण होगा तो कहीं गिर रही होगी, कहीं टूट रही होगी, टूट रहा होगा पत्थर, तो उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होंगे। इन्हीं परिवर्तन को अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन क्या है? गत्यात्मक क्रिया है। क्या है? गत्यात्मक क्रिया है। अब ध्यान रखो अवसादों का जो स्थानांतरण है, एक तो लुढ़क कर आ सकता है अवसाद, एक कैसे आ सकता है? स्खलन से आ सकता है, एक गिरकर आ सकता है, एक बहकर आ सकता है। मैंने ऑफलाइन में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं कारण क्या है यूट्यूब पर नाम लेकर एग्जाम्पल नहीं दे सकता, इसलिए आपको ऐसे ही इसको याद करना होगा। लुढ़क कर, सड़क कर, सरकना भी बोल सकते हैं इसे, गिरकर और बहकर। क्या? बहकर आ सकता है। इस प्रकार आपने देख लिया। अब हम बृहद क्षरण को देखेंगे। अगर हम बृहद क्षरण देखें तो क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में, किसमें? पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से असंगठित अवसादों की घाटी की ओर स्थानांतरण के समय होने वाले अपर्दन को बृहद क्षरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है, जो अपर्दन है, जो अपर्दन है वह क्या हो? पर्वतीय क्षेत्रों में हो, घाटियों में हो, तो उसे ही बृहद क्षरण कहेंगे। उसमें बहता हुआ जल, उसमें हिमनद, उसमें पवन, इनका काम ना होकर बल्कि गुरुत्वाकर्षण काम हो। किसका काम हो? बल्कि वह गुरुत्वाकर्षण जैसे टूटे हो, सेम अपर्दन जैसी क्रिया, लेकिन उसमें किसका काम हो? गुरुत्वाकर्षण काम हो। तो वही अपर्दन क्या कहलाएगा? बृहद क्षरण कहलाएगा। अब क्योंकि इसमें गति हो रही है इसलिए यह गत्यात्मक क्रिया, कैसी क्रिया है? गत्यात्मक क्रिया है। इस बात का ध्यान रखना, आपने भूस्खलन सुना होगा कि बरसात के मौसम में उत्तराखंड में एक चट्टान गिर गई, चट्टान हिमाचल प्रदेश में मान लो वहाँ गिर गई, और गिरने से क्या हुआ? हमारी कोचिंग की लड़कियाँ जा रही थी घूमने, स्वाहा। ऐसा ना हो इसलिए बरसात में घूमने ना जाना पर्वत पर, समझ में आ गया? घर पर रहना। तो क्या हो जाएगा? भूस्खलन हो जाएगा। भूस्खलन की संभावना तब अधिक हो जाती है जब ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है। वर्षा के अधिक होने से क्या होता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अधिक होंगे, इससे उनके टूटने की, बिखरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। इसलिए भूस्खलन होगा। अब आप एक इसका निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लें निष्कर्ष, क्योंकि लिखने में यहाँ पर टाइम लगेगा, आप उसको जल्दी लिख लेंगे। ये निष्कर्ष बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मुंह को ऐसा बनाएं कि अभी 2 घंटे और पढ़ सकते हैं। लिखें, इस प्रकार अनाच्छादन के द्वारा, इस प्रकार अनाच्छादन के द्वारा होने वाले
होने वाले अपक्षयन, अपर्दन, होने वाले अपक्षयन, अपर्दन एवं बृहत्क्षरण का एक दूसरे से संबंध भी है, क्योंकि इनके कारण चट्टानी संरचना में विघटन और वियोजन की क्रियाएं होती हैं। विघटन और वियोजन की क्रियाएं होती हैं। इसलिए अंतर्जात भू संचलन के द्वारा स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होने से जहाँ उसे रचनात्मक संचलन कहते हैं, वहीं बहिर्जात भू संचलन द्वारा स्थल स्वरूपों का कटाव होने के कारण इसे विनाशात्मक संचलन कहते हैं। इस प्रकार आपने भू संचलन को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। आपने अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दोनों को समाप्त कर लिया है। अब आपका दृढ़ पूर्ण निश्चय हो चुका है। आप अब चट्टान की तरह मजबूत हो चुके हैं। मैंने आपको इतना पकाया कि अब आप चट्टान की तरह मजबूत हो चुके हैं। मैं समझ चुका हूँ कि अब आप एक चट्टान बन गए हैं। इसलिए कल आपको हम चट्टान पढ़ाएंगे, आपको रॉक पढ़ाएंगे और आप कहेंगे अब तो हमारी क्लास चट्टान में हो गई। आपका मन करेगा कि चट्टान को तोड़ ही दूँ क्या, लेकिन तोड़ना नहीं, पढ़ना है। इसी के साथ मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप खुश रहिए, सदा हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए और लगाइए भी। और इसके अलावा जानवरों पर दया कीजिए। क्या कीजिए? जानवर दया कीजिए। मच्छरों से अपनी सुरक्षा करते रहो जिससे डेंगू ना हो जाए। और सरकार को एक नियम बना दे, एक शादी एक पेड़, समझ लो हरियाली ही हरियाली। लेकिन मैं तो इससे एक एडवांस सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक जुगाड़ एक पेड़, एक इंसान की 5-5, 6-6 जुगाड़े तक हो जाती हैं। सोचो कितना पेड़ लगाएगा। सरकार उसे सम्मान देगी, कहेगी कि साहब आपने 10 पेड़ लगाए, आपको गिफ्ट मिलता। लोग समझ रहे होंगे 10 पेड़ इसने क्यों लगाए। लेकिन आप पेड़ लगाते रहें, इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ ना लगाएं। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। खुद ही नहीं करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, सबको कराएं। और हमारा वीडियो प्रीमियम पर आता है, मैथ का 7 बजे और ज्योग्राफी का 8 बजे। इसके अलावा एमसीक्यू की क्लास 9 बजे, रीजनिंग की क्लास भी 9 बजे आती है। दोनों में से एक क्लास आती है, एक क्लास नहीं आती है। और इसके अलावा हम जल्दी ही सामान्य हिंदी क्लासें भी शुरू करने वाले हैं। आप इन सबको देखते हुए, समझते हुए हमारे चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाइए, हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। हमें वर्चुअली सपोर्ट करेंगे तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिस पर फ्री में सब चीज़ की तैयारी होगी। सब चीज़ की तैयारी देख लो, सब चीज़ की तैयारी होगी। आप ये बात मान लो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।